अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी भूमिका बदल रहे हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले पीके अब स्वयं ही चंद्रगुप्त की भूमिका में आने को बेताब नजर आ रहे हैं। इस भूमिका में आने की घोषणा उन्होंने खुद ही की है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने ना तो आज तक कोई चुनाव लड़ा और ना ही कोई जीता, फिर भी करीब एक दशक से देश की राजनीतिक चर्चा में बने हुए हैं। पीके ने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक करीब 7 पार्टियों का चुनाव लड़वाया और ज्यादातर को जीत दिलाई, लेकिन अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़ाने वाले पीके अब खुद जनता के बीच जाने वाले हैं, या यूं कहें कि नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं, वो भी बिहार से। पीके ने इसका ऐलान ट्वीट करके कर दिया है। ट्वीट के जरिए अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूँ। जनता के मुद्दे और सुशासन यानी जन सुराज की ओर ले जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने पहले ही बता दिया था कि वो 2 मई तक अपने अगले प्लान का ऐलान कर देंगे, और जब कांग्रेस से बात बिगड़ गई तो उन्होंने ऐलान कर दिया। अब प्रशांत किशोर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। इससे पहले अगले 2 दिनों तक वो गैर सियासी लोगों, खासकर युवाओं से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार से सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत बिहार को देंगे नया विकल्प? क्या नीतीश के करिश्मा को तोड़ पाएंगे प्रशांत? क्या तेजस्वी के समीकरण को दे पाएंगे जवाब? क्या चुनावी सियासत में सफल हो पाएंगे प्रशांत? 2 साल पहले भी एक बार कहा कि 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम जोड़ेंगे, क्या क्या उनकी ओर से बयान आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी योजना पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। तो फिलहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले देखिए, तो आने तो दीजिए कि क्या है। हालांकि बिहार की सियासत का कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मान रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के रूप में करिश्मा करने वाले पीके नेता पीके बनकर कितना सफल होंगे, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो अब तक प्रशांत किशोर चाणक्य बनकर नेताओं को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो खुद चंद्रगुप्त की भूमिका में आने की तैयारी कर चुके हैं। वो पाटलिपुत्र यानी पटना की गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। अब आप समझिए पीके के पाटलिपुत्र का ये पूरा ब्लूप्रिंट। पीके ने राजनीति में आने का प्लान बना लिया है। पीके ने अपनी पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। पीके की पार्टी का नाम जन सुराज जैसा हो सकता है। संभव है कि पीके की पार्टी का नाम जन सुराज यानी जेएसपी हो सकता है। वैसे असली नाम तो पीके ने अपने दिमाग में तय जरूर कर ही लिया होगा। 4 मई को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावी एक्शन प्लान का खुलासा करेंगे। तब तक वो गैर सियासी लोगों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने छात्रों से कहा कि वो राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो जल्द ही बिहार के भ्रमण पर भी निकलेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं प्रशांत किशोर। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की अब राजनीतिक पारी की शुरुआत हो सकती है। जहां तक बात प्रशांत किशोर की सियासी पारी की है, तो वो जेडीयू में बड़े पद पर रह चुके हैं। वो सीएम नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु तक बता चुके हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं कि क्या प्रशांत की पार्टी जेडीयू की बी टीम बन जाएगी? सवाल यह भी बनता है कि क्या प्रशांत की पार्टी तेजस्वी को टक्कर दे पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब बिहार की सियासत में इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
और अब जानते हैं कि प्रशांत के सामने आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं। सीएम नीतीश कुमार के करिश्मे को तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना आसान नहीं होगा। नीतीश के विकास पुरुष की छवि को चुनौती देना भी पीके के लिए एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। तेजस्वी की युवा छवि से प्रशांत की कड़ी टक्कर होगी और तेजस्वी के जो नए सियासी समीकरण हैं उसको भी टक्कर देना मुश्किल हो पाएगा। प्रशांत किशोर के पास फिलहाल कोई भी वोट बैंक नहीं है। प्रशांत किशोर के पास कोई सियासी जमीन भी नहीं है। बिहार में हर वर्ग को साधना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, लेकिन प्रशांत किशोर इन सब के लिए शायद तैयार हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि बिहार में पहले भी पीके प्रयास कर चुके हैं। 2020 में उन्होंने बिहार में अपनी मुहिम बात बिहार की शुरू की थी। उस मुहिम के जरिए वो युवाओं को गोलबंद करने वाले थे, उसके जरिए वो युवाओं से मिलने वाले थे, उन्हें एक साथ लाने वाले थे। ये मुहिम 2020 में पीके ने शुरू की थी और जो मुहिम थी वो फ्लॉप हो गई थी और कुछ ही महीनों में उसका नामो निशान तक मिट गया था। उससे पहले भी प्रशांत किशोर जेडीयू से जुड़े हुए थे। वो जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी से निकलना पड़ा था। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला भी बोला था और इसके बाद उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एक बार फिर से पीके नए प्लान में हैं। इस बार वो अपने बूते सियासत करेंगे। मतलब ये कि अब पीके रणनीतिकार नहीं बल्कि नेता बनेंगे। तो सवाल है कि पहले से मौजूद आरजेडी एनडीए का विकल्प क्या बन पाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के सियासत में आने के ऐलान से ही बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच गई है। नेताओं ने पीके पर हमला तेज कर दिया है, लेकिन पीके पर हमला बोलने के चक्कर में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मांझी और पारस की हैसियत भी बता दी। उन्होंने ट्वीट कर कह दिया कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर किसी पांचवें दल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुशील मोदी ने क्या लिखा, आइए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या लिखा है। वो ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रशांत किशोर के नए प्लान पर सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। अब सुशील मोदी के ट्वीट पर उनके सहयोगियों ने दबी जुबान में आपत्ति जताई है। वहीं विपक्ष ने भी ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या सुशील कुमार मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार जिनके बूते चल रही है, जैसे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है या छोटे पासवान जी की पार्टी रालोसपा है, ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी? सुशील मोदी जी का बयान 16.15 आना सही है। सुशील मोदी जी ने सही कहा कि ये 4 पार्टियां ही बिहार में सरवाइव करने वाली है, आगे रहने वाली है। लोकसभा में जिस आरजेडी को शून्य पर आउट कर दिया, कांग्रेस जिसे जनता शून्यता की तरफ बढ़ा दी है, वो अपने आप को इस 4 में शामिल नहीं करे। सुशील कुमार मोदी जी ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, बेहतर तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी संगठन को जनता वोटों के माध्यम से ताकत देती है तो हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में कुछ बड़े दलों के राजनेता आजकल छोटे दलों पर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस दल की राजनीति वो कर रहे हैं वो भी दल एक वक्त कभी छोटा रहा होगा। इसलिए किसी को कम आंकने की कोशिश ना करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने
अपने ही सहयोगी दलों के अस्तित्व को नकार दिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी, जो बिहार में सरकार में शामिल है बीजेपी के साथ, और केंद्र में आदरणीय पशुपति पारस जी की पार्टी, जो सरकार में शामिल है। आदरणीय सुशील मोदी जी प्रशांत किशोर जी पर ट्वीट करके हमला कर रहे थे। इसमें उन्होंने 4 ही पार्टी का अस्तित्व बताया है बिहार में, तो उनके सहयोगी जो सरकार में शामिल हैं, उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। नौबतपुर से 500 कार्टन शराब जब्त किया गया। मद्य निषेध विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि ट्रक से शराब की तस्करी की जा रही थी, जिस पर मद्य निषेध विभाग ने यह कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। पूरी ट्रक को जब जब्त किया गया, आकलन किया गया, तो पता चला कि 40 लाख रुपए की शराब थी, जिसे अब मद्य निषेध विभाग ने जब्त कर लिया है। नौबतपुर से 500 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। और समस्तीपुर के हसनपुर स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त वहां पर मौजूद ट्रेन के चालक ने शराब पीने के लिए ट्रेन को रोक दिया और वहां से बाजार निकल गया। नशे की हालत में सहायक लोको पायलट ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जीआरपी की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है। समस्तीपुर से सहरसा जा रही सवारी गाड़ी के सहायक लोको पायलट कर्मवीर यादव उर्फ मुन्ना ट्रेन को छोड़कर हसनपुर बाजार में शराब पीकर हंगामा करने लगा। ट्रेन को छोड़कर बाजार में शराब पीकर हंगामा करने की वजह से हसनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन करीब 1 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। उसके पास से पीवी शराब की बोतल भी बरामद की गई है, जिस बोतल में कुछ शराब भी बची हुई है। समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी शाम 4:05 पर सहरसा से खुली थी। ट्रेन शाम में 5:41 पर हसनपुर पहुंची, जहां चालक को सूचना दी गई कि यहां राजधानी की क्रॉसिंग होगी और उसी के बाद चालक शराब पीने के लिए चला गया। लोको पायलट है, शराब पिए हुए हैं। शराब पिए हुए हैं। कौन सा शराब पिए हैं? आपके पास से भी बरामद हुआ है शराब, उसका भी विजुअल है। विजुअल है? हाँ। कहाँ पर है? पास में है। कहाँ? शराब पिए हुए हैं आप, ये बताइए ना। कहाँ पर है? आप शराब के नशे में हैं? नहीं। आज गाड़ी ट्रेन लेके आ रहे थे? नहीं। 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 क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ? मुन्ना यादव। घर कहाँ हुआ आपका घर? मुन्ना यादव। लोको पायलट हैं? नहीं। लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन शराबबंदी पर सरकार सख्त होती जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दोषियों को ना तो चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ना ही उन्हें सरकारी नौकरी के साथ दूसरी योजनाओं का ही लाभ मिल सकेगा। मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है, ताकि उन्हें मिलने वाले लाभ को रोका जा सके। अधिनियम के अंदर जितने लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, कन्विक्शन का रेट बहुत अधिक है, लगभग 70%। तो ये जो कन्विक्शन का दर इतना अधिक है, उससे ये साफ हो जाएगा कि जो लोग भी कन्विक्ट हो रहे हैं उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, उन लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र, उन लोगों का सरकारी नौकरी, उन लोगों को अन्य जो बेनिफिट है वो सब मिलना धीरे धीरे, मतलब कन्विक्शन होने के चलते वो सब बंद हो जाएंगे। और चलिए अब आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों को किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दोषियों को चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, सबसे पहली बात इसमें यह कही गई है। इसके अलावा दोषियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी अगर वो पकड़े जाते हैं तो।
इसके साथ ही दोषियों को राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही अहम हो जाती है। पीएम आवास योजना का लाभ भी दोषियों को नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों की अब पहचान की जा रही है और जब उनकी पहचान हो जाती है तो इन तमाम सरकारी योजनाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। और देखिए, ये तैयारी जो है वो पहले से कर ली गई है। बढ़ते आगे, बिहार का गौरव कहे जाने वाला इस्कॉन मंदिर का आज भव्य उद्घाटन होगा। इस मंदिर को आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर में 2 दिनों से यज्ञ भी चल रहा है। इस महायज्ञ में 4 कुंड बनाए गए हैं जिसमें हवन किया जा रहा है। कई कलश रखे गए हैं जिसके जल से भगवान की मूर्ति का स्नान होगा और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर में हर दिन हजारों लोगों के लिए महाभोग भी बनाया जा रहा है। जो भी भक्त आते हैं उन्हें मंदिर में प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। देश विदेश से आए श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है और ये बहुत दिनों का अथक प्रयास इस्कॉन का रहा क्योंकि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद का सपना था कि बिहार के पाटलिपुत्र के धरती पे एक बड़ा सा मंदिर हो, क्योंकि वैदिक बिहार को परिलक्षित करता हो। तो इसी के करीब में हम लोग का ये मंदिर निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से प्रभुपाद जी को ये मंदिर समर्पित करेंगे, क्योंकि चेतन महाप्रभु की भी इच्छा थी कि नगर नगर गांव-गांव में प्रचार होना चाहिए। ये जो इस्कॉन का पटना जो गौरव बिहार का है, इसके माध्यम से पूरे बिहार के गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार फैल जाएगा। सनातन धर्म का जो संस्कृति और संस्कार का प्रचार इस्कॉन के माध्यम से पूरे बिहार में बड़ी तेज़ी से फैल जाएगा। मुझे लगता है कि पूरे बिहार वासियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन, बिहार के लिए पूरा बिहार, इवन आउट ऑफ बिहार भी बहुत से लोग विदेश से भी यहाँ आए हैं और बिहार में, इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए हैं। पूरा बिहार, पूरा देश कृष्णमय में भक्ति में लीन है। पटना के ट्रैफिक पोस्ट पर लगाई गई ट्रैफिक लाइट महीनों से बंद पड़ी है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है। ट्रैफिक पोस्ट पर यातायात के बेहतर संचालन के लिए लगाए गए ट्रैफिक लाइट महीनों से खराब है। न्यूज 18 ने ट्रैफिक पोस्ट की रियलिटी चेक की और कुछ चौक चौराहों पर पहुंची। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची तारामंडल ट्रैफिक पोस्ट पर। जो ट्रैफिक लाइट है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और ये तारामंडल के सामने का ट्रैफिक पोस्ट है और यहाँ पर मैनुअली ट्रैफिक जो है वो हैंडल किया जाता है। कारण यही है कि पिछले कई महीनों से जो ट्रैफिक लाइट्स है यहाँ पर वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ट्रैफिक लाइट कब से खराब है? बहुत हम लोग आने से पहले से खराब है सर। तो परेशानी होती है? परेशानी होती है, लोग पूछता है तो हम लोग का क्या करें, मजबूरी से बताना पड़ता है कि ये लाइट खराब हो जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर व्यवस्था जो है ट्रैफिक का बहुत चरमराया हुआ है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। अप्रिय घटना बराबर होते रहता है। ये सब जितना भी ट्रैफिक पुलिस का कमाई का जरिया है। सरकार नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, इसमें चाल है इसमें होने के लिए। जो आदमी अगर बढ़ता है गलती से तो पकड़ का पैसा कमाया जाता है। कोतवाली थाना ट्रैफिक पोस्ट पर स्थिति और खराब नजर आई। पटना स्मार्ट सिटी की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोतवाली टी से। ये जो ट्रैफिक पोस्ट है, यहाँ भी चारों तरफ जो ट्रैफिक लाइट्स है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और अचानक से ठप हो गया। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायतों की भी इतिश्री कर ली गई। उससे समस्या बनी हुई आप लोग? ये 8-10 दिन से खराब है। तो शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, इसका सूचना दिया जा चुका है। क्या परेशानी होती है ट्रैफिक लाइट नहीं होने से? परेशानी है कि लाइट देख कर के लोग चलता है, लाइट नहीं जल रहा है, फिर भी मैनुअल चलाने के बाद भी गाड़ी रुक जाता है, तो लाइट पर ज्यादातर गाड़ी वाला लोग ध्यान देता है। ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिला डाक बंगला चौराहे पर। हम इस वक्त राजधानी पटना के हृदय स्थली कहे जाने वाले डाक बंगला चौराहा पर खड़े हैं और डाक बंगला चौराहे पर भी ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए जो ट्रैफिक लाइट्स है। यहाँ पर केवल एक इंडिकेशन जो है वो दिया जा रहा है येलो लाइट का, लेकिन कोई भी ट्रैफिक लाइट जो है वो जल नहीं रहा है।
और चारों तरफ जो ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है वो पूरी तरीके से बंद है। सारी मैनुअल चलाना पड़ता है, हाथ से मतलब चलाना पड़ता है। जो 8 घंटा का ड्यूटी है वो तो करना ही करना है सर। अगर लाइट सही हो जाए तो क्या आपको सुविधा मिलेगी? थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है जी। अब आपको दिखाते हैं एग्जीबिशन रोड चौराहे की स्थिति। हम स्मार्ट सिटी पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर खड़े हैं और एग्जीबिशन रोड चौराहा बताने की जरूरत नहीं है कि यह पटना का एक महत्वपूर्ण इलाका और पॉश इलाके के रूप में जाना जाता है। और यहाँ के ट्रैफिक लाइट की तस्वीर थोड़ी आप देख लीजिए। कहीं भी कोई भी डाकबंगला चौराहे पर तो एक लाइट थोड़ी जल भी रही थी, येलो कलर की लाइट थी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है वो पूरी तरीके से बंद है। और ऐसे में जो ट्रैफिक का संचालन है वो किस तरीके से हो रहा होगा? ट्रैफिक लाइट जलने पर बहुत परेशानी है, नहीं जलने पर बहुत परेशानी है ना, नहीं जलने। कब से बंद है ट्रैफिक लाइट? हम नहीं कह सकते, हमको तो 1-2 महीना हो गया। संबंधित एजेंसी जो है वो लापरवाह है, अधिकारी जो है वो कान में तेल डालकर सोए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर इसी तरीके से धूल खाते रहे। गर्मी में, भीषण गर्मी में जो गर्मी की तल्ख है वो तल्खी महसूस करते रहे, लेकिन ट्रैफिक लाइट नहीं बनेगा। तो ये हकीकत है राजधानी पटना के स्मार्ट सिटी की, जहाँ पर जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, जो पॉश इलाके हैं, वहाँ की ट्रैफिक सिस्टम लाइट की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ध्वस्त है और बिल्कुल राम भरोसे पटना का ट्रैफिक संचालन हो रहा है। और यही कारण है कि आए दिन राजधानी वासी जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।